Namaskar. Let's move forward to activity 2.2 of chapter Nutrition in Animals. Wash your hands, look into the mirror and count your teeth. अपने हाथों को धो और अपने टीथ को काउंट करो मिरर में देखते हुए। मिरर मतलब शीशा। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। टीथ को फील करने के लिए अपने इंडेक्स फिंगर यानी कि इस वाली फिंगर का इस्तेमाल करो। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। एक एप्पल का टुकड़ा लो या फिर ब्रेड लो और उसको खाने की कोशिश करो और ऑब्जर्व करो कौन से टीथ को आपने बाइट करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे एप्पल को बाइट करते हैं। कौन से टीथ को आपने कटिंग के लिए इस्तेमाल किया, कौन से टीथ को आपने पियर्सिंग यानी कि छेद करने के लिए इस्तेमाल किया, पियर्सिंग मतलब छेद, और कौन से टीथ को आपने टीयरिंग यानी कि फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया, और कौन से टीथ को आपने चूइंग और ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया। इन सभी को ऑब्जर्व करके आपको लिखना है। तो कटिंग एंड बाइटिंग के लिए हम कौन से टीथ का इस्तेमाल करते हैं, एक बार मैं जरा टीथ का डायग्राम आपको दिखा दूं। हाँ, ये रहा टीथ का डायग्राम। कटिंग और बाइटिंग के लिए हम कौन से टीथ का इस्तेमाल करते हैं, इंसीजर्स का। किसका, इंसीजर्स जो आगे होते हैं ये। फिर टीयरिंग के लिए हम कैनाइन्स का, ये साइड वाले जो लंबे लंबे होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। और ग्राइंडिंग के लिए हम मोलार्स और प्रीमोलार्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दाढ़ जो पीछे होती है। ग्राइंडिंग मतलब पीसना, और टीयरिंग और पियर्सिंग मतलब छेद करना और फाड़ना, उसके लिए हम कैनाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। अवर माउथ हैज सिलिवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा। हमारे माउथ में सिलिवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा सिक्रीट करता है, जिसको हम थूक कहते हैं। हमारे माउथ में थूक कहाँ से आता है, तो वो सिलिवरी ग्लैंड से आता है, जीभ के नीचे से, यहाँ साइडों में से, तो इधर से आता है। Do you know that action of saliva on the food? क्या आपको पता है खाने पे सलाइवा का क्या एक्शन होता है, थूक क्यों जरूरी है खाने के लिए। Let us find out. एक्टिविटी 2.3 से हमको ये बात का पता चलेगा। Take 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। Label them A and B, उसको A और B लेबल करो, यानी उसके ऊपर A और B लिख दो। In the test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it 3 to 5 minutes. टेस्ट ट्यूब A में तो सिंपल बॉइल्ड राइस डाल दो, उबले हुए चावल डाल दो, और टेस्ट ट्यूब B में जिसके ऊपर आपने लेवल B लगा रखा है, उसमें चबाने के बाद 3 या 5 मिनट तक के करीब चावलों को, उबले हुए चावलों को चबाओ और फिर डालो। एड A में हमने क्या डाला है, खाली बॉइल्ड राइस। B में हमने क्या डाला है, बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट, उसको चबाने के बाद। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml पानी डाल दो। नाउ pour 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब 2 से 3 बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दो और उसको ऑब्जर्व करो। Why is there a change in the color in the test tubes? टेस्ट ट्यूब के कलर में बदलाव क्यों दिखा? Discuss the results with your classmates and your teacher. The saliva breaks down the starch into sugar. जो सलाइवा है उसकी वजह से जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। देखो भाई, आप लोगों ने आयोडीन टेस्ट किया था, पहले भी किया था ना, किसके लिए होता है वो, स्टार्च के लिए होता है। तो स्टार्च किस में होता है, राइस में। तो इसी वजह से जो टेस्ट ट्यूब 1 था A, यानी कि टेस्ट ट्यूब A, उसका कलर तो चेंज हो जाएगा, है ना, ब्लू कलर हो जाएगा। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब B में हमने चावल डाले, फिर चाहे कितना मर्जी आयोडीन डाल दो उसमें, उसका कलर नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सलाइवा ने स्टार्च को मिक्स होके, स्टार्च में मिक्स होके स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में। तो अब वो स्टार्च नहीं है, यानी कि जो हमारा खाना होता है वो स्वेलो होता है। क्या होता है, स्वेलो होता है।
हमारे मुंह के अंदर से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सलाइवा की वजह से। समझ आ गया? द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो जीभ होती है हमारी टंग, वो एक मांस का टुकड़ा होती है जो पीछे की तरफ, बकल कैविटी होता है ना, पूरा मुंह हमारा बकल कैविटी होता है, तो बकल कैविटी में पीछे की तरफ अटैच होती है, चिपकी हुई होती है और आगे से खुली हुई होती है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड, कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्रंट एंड पे फ्री होती है, यानी आगे से खुली हुई होती है, पीछे से बंद होती है, यानी चिपकी हुई होती है, और सभी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? क्या आपको टंग के फंक्शंस के बारे में पता है? वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपनी जीभ का इस्तेमाल टॉकिंग यानी कि बात करने के लिए करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड। इसके अलावा, बात करने के अलावा, हमारी जीभ का और क्या है? हमारी जीभ हमारे सलाइवा को खाने में मिक्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको स्वेलो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो खाना होता है उसको ठीक ढंग से कहाँ पे प्लेस करना है मुंह के अंदर, वहाँ पे उधर इस्तेमाल की जाती है ना। हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, तो उससे हम टेस्ट लेते हैं अच्छे अच्छे फूड का, वहाँ इस्तेमाल होती है। और डिटेक्ट करती है हमारी जीभ, डिटेक्ट करती है मतलब पता लगाती है किस चीज़ का, कि कौन सा खाना किस टेस्ट का है, तो हम टेस्ट भी उसकी वजह से कर सकते हैं। इट ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हमारी जीभ के ऊपर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गुलाब के फूल में से जो छोटा सा ऐसे निकल रहा होता है साइड में को नई टहनी के लिए, उसको बड कहते हैं। तो वैसे ही छोटे छोटे से बर्ड होते हैं, गुलाब के फूल वाले नहीं होते, हमारे जीभ के अपने बर्ड होते हैं, छोटे छोटे से बर्ड होते हैं। वो इस बात का पता लगाते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है, उनको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। वी विल फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमको टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन का पता चलेगा। देखो भाई, पहले एक बार जीभ का डायग्राम देख लो, फिर उसके बाद टेस्ट बर्ड्स का करेंगे आगे क्या है। ये रहा, ये हमारा जीभ यानी कि टंग का डायग्राम है। इसमें आपको अलग अलग चीजें दिख रही होंगी, है ना। आगे की तरफ इन्होंने दूसरा बना रखा है रीजन, साइडों में दूसरा, फिर साइडों में दूसरा, लास्ट की तरफ, पीछे की तरफ दूसरा। तो ये अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड्स हैं, है ना। अलग अलग टाइप के क्या हैं? ये टेस्ट बर्ड्स हैं। तो इन सभी टाइप के, अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड्स की वजह से हम अलग अलग टाइप का भोजन, अलग अलग टाइप के भोजन का टेस्ट पता लगा सकते हैं, है ना। तो पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.4। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ। इन सभी का अलग अलग सैंपल तैयार कर लो। पहले में क्या लेना है? शुगर सोल्यूशन यानी कि चीनी वाला पानी, फिर कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन यानी कि नमक वाला पानी, फिर लेमन जूस यानी कि खट्टा, फिर जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीव्स और बिटर गोर्ड यानी कि नीम के पत्तों का जूस, रस लेना है। तो पहले वाले में हमने मीठा लिया है, दूसरे वाले में हमने नमकीन लिया है, तीसरे वाले में हमने खट्टा लिया है, और फोर्थ वाले में हमने बिटर लिया है यानी कि कड़वा, नीम। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। अपने एक क्लासमेट को पट्टी बांध दो आंख पे और उसको बोलो अपनी जीभ बाहर निकाले, सीधी सीधी पोजीशन में, ये नहीं कि पागलों की तरह से जीभ निकालनी। यू कैन क्लीन, यू यूज द टूथ पिक टू पुट द above samples one by one on different areas of the tongue as shown in the figure 2.6। जैसा 2.6 अभी फिगर मैंने आपको दिखाई थी, उसमें आपको टंग दे रखी है, जीभ दे रखी है। तो जीभ के ऊपर टूथपिक से, टूथपिक पता है ना, डंडी सी होती है जिससे चाट भी खाते हैं आप,
टीथ के अंदर कुछ फंस जाए तो निकालते भी हैं। तो उससे आप इन चारों सॉल्यूशंस में डुबो के इनके सैंपल ले लीजिए, है ना। चारों सॉल्यूशन जो आपके पास शुगर, सॉल्ट और इसके फ्रूट जूस और लेमन जूस और साथ में नीम जूस के थे, है ना, इसमें से ले लीजिए और उसको उसकी जीभ पर, क्लासमेट की जीभ पर रखिए। Ask the classmate which region of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance। फिर अपने क्लासमेट से पूछिए कि टंग के कौन से हिस्से में कौन सा फील आया, यानी कि किस हिस्से में किस हिस्से में तुमको खट्टा लगा ज्यादा, किस हिस्से में तुमको स्वीट लगा, किस हिस्से में नमकीन लगा, किस में बिटर लगा, ये बताना है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है, और मेरे को बताएंगे अपने होमवर्क में कि कहाँ पे क्या लगा, ठीक है। तो आप जैसे जो रीजन यहाँ पे दे रखे है ना टंग के, इसके हिसाब से आपको मेरे को बताना होगा कि जो आगे टिप वाला रीजन है, फर्स्ट रीजन टिप रीजन, वहां पे आपको कौन सा लगा, फिर उसके बाद आफ्टर टिप रीजन, ठीक है, फिर उसके बाद मिडल रीजन, फिर उसके बाद मिडल रीजन के बाद लास्ट में सबसे आप उसको लिख सकते हो बैक एंड रीजन। तो इन रीजन्स में आपको कौन कौन से टेस्ट है ये आपको मेरे को बताना होगा एक्टिविटी के तौर पे करके। जरूरी नहीं आप यही कड़वे वगैरह का सैंपल लो, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो, कोई भी कड़वी खट्टी, उसको सैंपल लेके आप ट्राई कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ भी कर सकते हैं। द फूड पाइप और ईसोफेगस। फूड पाइप और ईसोफेगस क्या होता है? द स्वेल्ड फूड passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck. फूड पाइप या ईसोफेगस के बारे में मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। जब हमारी बकल कैविटी खत्म होती है तो उसके बाद फूड पाइप या ईसोफेगस शुरू होता है। वो खाने को कैसे लेके जाता है, हमने जो फूड डाला उसकी मूवमेंट अलग सी होती है, वो ऐसे ऐसे लचीला होता है वो और हिलता है, तो हिला हिला के अंदर ढकेल देता है वो खाने को किस में लेके जाता है, वो ढकेल ढकेल के स्टमक में ले जाता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, फूड पाइप के बारे में। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक, नेक के आस पास से वो रन करना शुरू कर देता है और यहाँ पे करता है एंड द चेस्ट, और फिर चेस्ट में भी होता है। ऑल्सो इट पुश डाउन द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, और जो फूड है उसको पुश करता है। कौन पुश करता है? फूड पाइप के वॉल्स ऐसे ऐसे करके, मैंने बताया था ना, पुश करते हैं, नीचे ढकेलते हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो मूवमेंट होती है ये खाली फूड पाइप या ईसोफेगस तक ही नहीं होती, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल तक ऐसे ढकेलने वाली मूवमेंट चलती है। स्टमक में भी चलती है, इंटेस्टाइन में भी चलती है, दोनों टाइप के इंटेस्टाइन में, सभी में चलती है। एंड पुश द फूड डाउनवर्ड, और इसी मूवमेंट की वजह से जो फूड है वो डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ पुश किया जाता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट expected by our stomach and is vomit out। कई बारी जो फूड है वो हमारे स्टमक, हमारे पेट द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो वो लोग वॉमिट आउट कर देते हैं, यानी कि उल्टी कर देते हैं। Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher। कई बार आप लोगों को उल्टी आई होगी तो उस रीजन को सोचो कि क्यों आई, और डिस्कस करो अपने पेरेंट्स के साथ कि क्यों आई उल्टी। अब है द स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक होता है हमारा वो मोटा एक बैग की तरह होता है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटन जे। उसकी जो शेप होती है वो जे की तरह होती है, फ्लैट हुए हुए जे, जैसे जे अल्फाबेट होता है उसकी तरह होती है। एंड इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है वो। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर एंड। जे शेप का होता है, ऊपर वाले सिरे से तो वो फूड पाइप या ईसोफेगस से कनेक्ट होता है, वहां से फूड को रिसीव करता है, और नीचे वाले सिरे पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है और वहां पे खाने को भेज देता है। तो जो स्टमक है उसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो स्टमक है उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो म्यूकस की बनी होती है। म्यूकस एक सब्सटेंस होता है, आप लोगों ने अपने मुंह के अंदर भी म्यूकस की एक लेयर देखी होगी, जो खाल होती है ना, पतली वाली खाल हमारे गाल के अंदर, वो म्यूकस होती है, म्यूकस की खाल होती है। तो वो म्यूकस देखी होगी और वही लाइनिंग हमारी म्यूकस की स्टमक के अंदर होती है और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड भरा हुआ होता है और साथ में डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस होती है, जो पतली झिल्ली वाली खाल होती है, वो हमारे स्टमक को एसिड से बचाती है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमारे हाथ में बर्न हो सकता है, लेकिन हमारा पेट क्यों नहीं जलता? बिकॉज ऑफ म्यूकस। म्यूकस की वजह से, म्यूकस की जो लाइनिंग होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जो एसिड होता है वो भी जरूरी है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग विद द फूड। जो बैक्टीरिया खाने के साथ हमारे पेट में आ जाते हैं उनको मार दिया जाता है, किसके द्वारा? एसिड के द्वारा। एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिड्स एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और फिर उसके बाद जो हमारे स्टमक होता है वो एसिडिक हो जाता है और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो खाने के ऊपर एक्ट करते हैं और खाने को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिमिलर सब्सटेंस। स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, रिमेंबर दैट, स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक करके छोटे छोटे सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में, विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी, है ना, विच इज टेकन फर्दर बाय आवर बॉडी, उसमें ऐसे सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। किसको? प्रोटीन को। कौन करते हैं ब्रेक? HCl एसिड करता है और डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं। जो HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो HCl एसिड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको कौन बचाता है? हमारे पेट को उससे म्यूकस की लेयर बचाती है। समझ आ गया? और HCl एसिड और क्या काम करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। मैं टाइम देख लूं जरा। We have 12 मिनट लेफ्ट। फिर खाना ऊपर से तो ईसोफेगस से आता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्टमक के बाद नीचे वो निकल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो लेट्स सी स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने के साथ क्या होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड मतलब ऐसे गोल 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 मुड़ा हुआ होता है। हमने पिछले प्रीवियस क्लास में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम दिखाया था, आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं उसको। तो वो मुड़ा हुआ होता है, लेकिन अगर हम उसको सीधा करेंगे तो वो 7.5 मीटर लॉन्ग तक हो सकता है। इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। वो लीवर और पेनक्रियाज से सिक्रीशंस को लेता है। कौन लेता है लीवर और पेनक्रियाज से सिक्रीशंस को? स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो कहां से आते हैं? लीवर से आते हैं और पेनक्रियाज से आते हैं, है ना। और खाना किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। कहां से आता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? स्टमक से आता है। स्टमक में क्या चीज ब्रेक होती है? प्रोटीन ब्रेक होती है। तो अब आगे पढ़ते हैं। बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूसेस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर खाना होता है, उसकी वॉल्स अपने जूसेस भी सीक्रेट करती है, साथ में लीवर से और पेनक्रियाज से जूसेस भी लेती है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen of the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in the sac called gallbladder, and bile plays an important role in the digestion of the fats. जो लीवर है वो रेडिश ब्राउन कलर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। सबसे बड़ा ग्लैंड मतलब, ग्लैंड का क्या मतलब होता है? ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं और जूसेस सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में। सिक्रीट करने का मतलब है निकालना, जिसको हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। बनाना, ऐसे जूसेस को बनाते हैं, सिक्रीट करते हैं। फिर तो लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, राइट साइड में होता है, ऊपर की तरफ एब्डोमेन में, और वो बाइल जूसेस सिक्रीट करता है। और वो बाइल जूसेस टेम्परेरी स्टोर होते हैं गोल ब्लैडर में। किसमें स्टोर होते हैं टेम्परेरी? गोल ब्लैडर में।
कौन सिक्रीट करता है वो जूसेस जो गोल ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होते हैं? लिवर सिक्रीट करता है ना। किस में होते हैं? गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर को एक सैक कहा गया है, SAC। सैक का मतलब होता है थैला, थैला। तो गोल ब्लैडर एक थैले की तरह है, उसमें स्टोर होते हैं। और वो जो बाइल होता है, बाइल जूसेस जो उसमें गोल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ आ गया? गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होते हैं टेम्परेरी, लेकिन वो जूसेस जो बाइल जूसेस हैं वो कौन सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट करता है। लिवर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और कहाँ पे होता है? हमारे अपर राइट साइड एब्डोमेन में होता है, और वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। आगे बढ़ते हैं। द पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल नीचे एक और ग्लैंड, बड़ा सा ग्लैंड होता है, उसको हम पेनक्रियास कहते हैं। वो लाइट क्रीम कलर का होता है। द पेनक्रियाटिक जूसेस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। जो पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, यानी कि पेनक्रियास जो जूसेस सिक्रीट करता है, वो किस किस चीजों पे एक्ट करता है? फैट्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे और प्रोटीन पे। और इन तीनों को ही सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स से। किन किन को? फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को। हमने देखा था जो स्टमक होता है वो भी करता है प्रोटीन को, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर, पैनक्रियास और और स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने जूसेस जो होते हैं वो सभी मिलके काम करते हैं, है ना। और जो गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस होता है, जिसको लिवर गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर करके रखता है, वो खाली फैट्स को करता है ना। और जो पैनक्रियाज है उसके जो जूसेस हैं वो तीनों को करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को भी, फैट्स को भी और प्रोटीन को भी। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। बार बार देखना वीडियो, रिपीट कर करके, रिवाइंड कर करके, जिससे सुन सुन के ही याद हो जाए। फिर जब मैं क्वेश्चन आंसर याद करने को दूं तो इजीली हो जाए। द partially digested food now reach the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. जो डाइजेस्टिव, पार्शली डाइजेस्टिव फूड होता है, यानी कि पार्शली का मतलब होता है आधा अधूरा, आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कॉइल की तरह होता है, मुड़ा हुआ होता है गोल गोल, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले लास्ट वाले पार्ट में चला जाता है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो जूसेस मिलके, डाइजेस्टिव जूसेस मिलके उन सभी को और आगे फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। The carbohydrates get broken into simpler sugar such as glucose, fats into fatty acid and glycerinol and protein into amino acid। तो कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज में हो जाता है कन्वर्ट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। जो फैट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरिनॉल में, ग्लिसरिनॉल में और ग्लिसरिनॉल में और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कन्वर्ट हो जाता है? फैट्स, फैट्स ग्लिसरिनॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर में, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड भी कहते हैं उसको, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सभी सिंपलर होते हैं। कौन कौन से सिंपलर होते हैं? ग्लिसरिनॉल या फैटी एसिड जो फैट में कन्वर्ट होते हैं, जो फैट जिनमें कन्वर्ट होता है वो सिंपलर होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है? वो ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज सिंपलर होता है। और जो प्रोटीन है वो अमाइनो या अमीनो एसिड में बदल जाता है, वो भी सिंपलर है। ये सब कहाँ पे बदलता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में। अब आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये सारा का सारा हमारा जो खाना है ये पच चुका है, डाइजेस्ट हो गया है तकरीबन, है ना। अभी पूरा नहीं हुआ है, तकरीबन 99% हो गया है।
अब इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, हमारे शरीर इसको कैसे एब्जॉर्ब करता है, अंदर लेता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स। जो डाइजेस्टेड फूड है अब उसका टाइम आ गया है कि वो ब्लड वेसल्स के अंदर पास हो सके। इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारे इंटेस्टाइन के वॉल के, है ना, वॉल मतलब जिससे वो बना है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके जो वॉल्स हैं, जो उसकी दीवारें हैं, वहां से कहाँ पे दाखिल होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस? जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से पचा हुआ खाना यानी कि डाइजेस्टिव फूड ब्लड में एंटर करता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलीज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी दीवारों पे फिंगर, उंगलियों जैसे बहुत सारे हजारों के तादाद में छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, उनको विलीज कहते हैं, है ना, विलीज कहते हैं। छोटे छोटे फिंगर जैसे होते हैं, हिलते रहते हैं, वो उनको विलीज कहते हैं। यू कैन गेस व्हाट द रोल ऑफ द विलीज कुड बी इन द इंटेस्टाइन। आप गेस कर सकते हैं इंटेस्टाइन में विलीज का क्या रोल है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। फूड के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को विलीज बढ़ा देते हैं। एग्जांपल देते हैं हम, ऐसे है एक तो सरफेस एरिया है ना, और एक ऐसे कर दो तो ऐसे ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा? ऐसे करके नापा, फिर ऐसे नापा, फिर ऐसे नापा, फिर ऐसे नापा, हर बारी दो दो दुगना हो गया। तो विलीज की वजह से, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो उससे क्या फायदा होता है? उससे ज्यादा से ज्यादा खाना एब्जॉर्ब हो पाता है कम से कम टाइम में। तो ये उसका फायदा होता है। Each villus has a network of thin and small blood vessel close to its surface. हर एक विली के ऊपर, उसको विलस कहते हैं, सिंगुलर में विलस कहते हैं, प्लूरल में विलीज कहते हैं। तो जो हर एक विलस होता है उसके ऊपर एक ब्लड वेसल का, छोटी छोटी ब्लड वेसल का, छोटी छोटी ब्लड की नसों का एक नेटवर्क होता है। वहां से वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं and absorbed substance are transported by the blood vessels into the organs of the body where they are used to build complex substance। अच्छा, अब वहां पे क्या होता है, एक बार टाइम देख लूं। ढाई मिनट बचे हैं, है ना, इसको पूरा कर देते हैं सेंटेंस को। अब वहां पे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं विलस के ऊपर, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। किसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं? खाने को, और ब्लड वेसल्स में मिला देती हैं, है ना। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करती हैं और फिर आगे आने वाली बड़ी ब्लड वेसल्स में मिला देती हैं खाने को, और ब्लड उस खाने को पहुंचा देता है। कहां पे पहुंचाता है? जहां पे उसकी जरूरत होती है। किस चीज में जरूरत होती है? हमने क्या किया, पहले हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाए, उसको हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया। अब हमारी बॉडी दोबारा से उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रही है। ब्लड वेसल्स उनको उन जगह तक पहुंचा देता है जहां पे वो फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में? जिसको हमारी बॉडी यूज कर सके, जिसको हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी को चाहिए उसमें कन्वर्ट कर देती है, उन प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? एसिमिलेशन। कौन सा प्रोसेस है? जब विलस एब्जॉर्ब करते हैं फूड, ब्लड वेसल एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, डाइजेस्टेड सिंपलर फूड को, और वापस उसको टारगेट साइट तक पहुंचा देते हैं। उस टारगेट साइट पे जाके दोबारा से हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट कर देती है, और कन्वर्ट करने के बाद इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। नमस्कार।